नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है सीरीज़ है उसके अंदर। इसमें हम जो हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे जो यूपीएससी, साथ ही साथ अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीएस पूछा जाता है, तो सबके लिए क्या होगी, ये महत्वपूर्ण होगी। और ये हमारा जो कहीं के ये जो प्राचीन भारत की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो सिविल सर्विस के लिए हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए ये इसमें से ये सारे के सारे सोर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य नोट्स भी इसके लिए हमने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो कलाओं का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कलाएं थी उनके संदर्भ में, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो गलत कथन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। तो पहला जो कहता है हमारा जो हड़प्पा कालीन के लोग कांस्य के ढलाई से व्यापक तौर पर क्या थे, परिचित थे। तो ये बात हम बिल्कुल जानते हैं भी, जो हमारे जो हड़प्पा काल के जो लोग थे कांस्य के ढलाई के लिए कहीं न कहीं एक प्रकार से उनके पास ये तकनीक व्यापक थी। साथ ही साथ हम देखते हैं ये राजस्थान से जो तांबा बनाने के लिए यानी जो कांसा बनाने के लिए वहाँ से टीन का भी क्या करते थे, आयात किया करते थे। साथ ही साथ हमें जो कांस्य की यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर नर्तकी की एक मूर्ति भी मिली है। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि हड़प्पा की प्रत्येक मुद्रा के चित्रण लिपि खुदी हुई थी, यानी जो हमारे जो जितने भी जो उसके जो मुद्रा थी, कौन सी जो मुद्रा होती थी उस पर क्या था, जो चित्रलिपि मिली थी। तो जैसा कि हम जानते भी, जो हड़प्पा की जो लिपि थी वह चित्रात्मक प्रकार की लिपि थी, यानी उन्होंने जो अपनी चीज़ें थी वो चित्रों के माध्यम से दर्शाई थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिससे हमें वर्तमान में अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया, हमने जो उनकी जो लिपि थी उनको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो उनकी जो मोहरें थे उन पर भी इस प्रकार के जो हमें कहीं न कहीं मिलते थे चित्रण, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला कहता है बहुरंगी मृत भांड, जो अलग अलग प्रकार के जो रंग के जो भंडार हो, जो मृत भांड थे, उत्कीर्ण बर्तन व अनेक आकृतियों को आकार में प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं, जो संभवतः दैनिक व्यवहार और उपयोग में के लिए किए जाते थे। तो अगर ये कहते हैं बहुरंगी, तो इसी का कहीं कहीं वहाँ पर क्या मिलता था, अभाव मिलता था। हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुरंगी प्रकार की जो हमें बर्तन या मृत भांड वहाँ पर नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा कथन है वो गलत होता है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक, तो क्या कहता है भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बर्तन बनाए जाते थे वो ज़्यादातर क्या थे, जो कुम्हार थे वहाँ के, उनकी जो वहाँ पर जो काम करने की जो क्या चाक थी, उन पर वो बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और अगर वो जो बर्तन थे वो बहुत ही क्या कहते भी, एक प्रकार से जो कम बर्तन मिले थे, और जितने भी हमें बर्तन मिले हैं वो बहुत ही सादे प्रकार के बर्तन मिले हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का हमें कोई भी उपकरण उसके ऊपर नहीं मिला है। साथ ही साथ जो बर्तन बनाए गए थे वो हमारी जो लाल चिकनी मिट्टी थी उससे बनाए गए थे, और बिल्कुल ही कहते साधारण थे, पर देखने में ये कहें जो सुंदर लाल और स्पेटी प्रकार का लगता था। और कुछ जो कि एकदम घुंडीदार जो ये पात्र भी यहाँ पर मिले हैं, जो कि यह कहें के जो घुंडियों की जो पंक्तियाँ थी उसमें सजे हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो काले रंग के जो बर्तन भी हमें कहेंगे जो लाल लेप के साथ हमें मिले हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं, जिन पर कहीं के हमारे जो चमकीले और कहीं जो काले रंग की ज्यामिति आकृति मिली हुई है, पशुओं के डिज़ाइन भी किए गए हैं। मगर यहाँ पर हम कह सकते हैं भी जो बहुरंगी यानी अलग अलग प्रकार के जो मृत भांड है वो बहुत ही कम मिले हैं। यानी यहाँ पर जो रंगों के ऊपर यानी जो हमारे जो मृत भांड थे, यानी मृत भांड क्या, सॉरी, जो हमारे जो हाँ सॉरी, यही जो हमारे जो बर्तन हुआ करते थे या जो मिट्टी से बने हुए जो हमारे बर्तन थे, तो उस पर किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग वगैरह या किसी प्रकार की पॉलिश वगैरह इस प्रकार के हमें कार्य उसके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि छोटी मोटी वहाँ पर जो कलाएँ उसके अंदर देखने को मिलती है, ज़्यादा बड़ी उसके अंदर किसी प्रकार का हमें नहीं देखना तो मिलता है। साथ ही साथ जो छिद्र वाले पात्र भी हमें मिले हैं, जिसके अंदर क्या था, छिद्र जैसे हमारी जो केटली होती है चाय डालने के लिए, उस प्रकार के बर्तन भी हमें कहीं न कहीं यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। और जो घरेलू काम के लिए किए जाने वाले जो मिट्टी के जो बर्तन अनेक रूपों और अनेक आकार में पाए जाते थे। सीधे और कोंकणीय रूप वाले जो बर्तन कहीं न कहीं अपवाद तौर पर भले ही मिले हैं। तो कहीं न कहीं क्या है, यहाँ पर हमारे सादे बर्तनों ही हमें मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, प्रारंभिक भक्ति परंपरा एक महिला मंत्र जिसको कहते हैं क्राइकल आम जो अमेयार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारी जो आरंभिक भक्ति परंपरा थी जो कि महिला मंत्र जिसका नाम था क्राइकल और अमेयार से संबंधित थी। तो पहला कहता है हमारा वह विष्णु की उपासक थी। दूसरा कहता है उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उग्र वैश्यवाद का मार्ग अपनाया था। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, इसका जो राइट आंसर है बी।
ठीक, तो बी हमारा इसका राइट आंसर है, यानी इसका जो दूसरा कथन है वो तो सही है, मगर ये जो विष्णु की उपासक नहीं थी, ये किसकी, शिव की उपासक हुआ करती थी। ठीक है, और ये लगभग यहाँ पर जो ये हमारी करकराई अल्मेयर का जो लक्ष्य था, कहीं के जो उग्रवाद, कहीं के जो वैश्यवाद का अनुसरण किया था, और इसमें से 63 जो नयार थी वो क्या थी, इसके अंदर महिला थी, और 3 जो महिला संत भी इसके अंदर क्या थी, शामिल थी। ठीक है, और इन्होंने जो तमिल साहित्य की महान हस्तियों के में माना जाता है, और उनकी रचना नयार परंपराओं के भीतर संरक्षित रखी गई है। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो उत्तरी जो काले चमकदार जो मृत भांड थे, कौन से उत्तरी जो हमारे जो मृत भांड थे के चरण में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था उस समय। तो हमारे जो चमकीले जो मृत भांड थे, कहीं के जो चमकदार थे, उस समय किस चरण का हमारा क्या था, उदय हुआ था। तो पहला हमारा कहते हैं व्यापार और वाणिज्य में चांदी की क्या कहते हैं, जो हाथ के सिक्के यहाँ पर बनाए गए थे, कहीं के जो चांदी के सिक्के बनाए गए थे। फिर कहते हैं भारतीय इतिहास में पहली बार कहीं के जो शहरी केंद्रों का क्या कहते हैं, स्थापना की गई थी। ठीक, अगला इसके बाद में कहता है हमारा भी इसे व्यापार और जो गिल्ड प्रणाली, जिससे हम शिल्प विशेषज्ञता को बढ़ावा मिला था, हमारे जो व्यापार की जो गिल्ड प्रणाली, तो एक दूसरे को जोड़ने की जो प्रक्रिया थी, उसको भी हमें क्या मिला था, इसके समय में हमें क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1 और 3। ठीक है, तो पहला और जो तीसरा कथन है वो सही है, जबकि जो दूसरा कथन है वो हमारा गलत है। तो 1 और 3 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा जो वैसे तो नहीं होता चाहिए, मगर हम कहते हैं भी जैसे 1 और 3 यहाँ लिख देते हैं जो हमारे सही कथन है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी इस समय क्या था, जो चांदी के सिक्के थे उनका क्या था, आहूत हुआ था, और जो हमारा जो कहीं जो ये जो काल था, हमारा जो उत्तरी काले चमकदार मृत भांडों का काल था, कहीं कहीं धात्विक मुद्रा की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ हमारा जो व्यापार और वाणिज्य होता था, उसके अंदर हम चांदी जो सिक्के थे उनका क्या करते थे, उपयोग करते थे। साथ ही साथ जो पक्की हुई ईंटें थी, उनके हम गोलदार कुओं का भी निर्माण किया करते थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस समय के अंदर मिलती है। जबकि हमारा जो ये काल था वो कहीं के जो दूसरा शहरीकरण की बात करता है, क्योंकि पहला जो शहरीकरण था वो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो लोग हम बोलते हैं 2600 से लगभग 1800 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, तो वहाँ ये पहले शहरीकरण का विकास हो चुका था। तो ये हमारी जो दूसरी, उसके बाद क्या हुआ, तो काफ़ी लंबे समय तक किसी भी शहर का विकास नहीं हुआ, लोग थे वो गाँव में रहते थे, ग्रामीण पद्धति का विकास हुआ। मगर उसके बाद जो हमारा जो ये वाला जो काल आया था, इसके अंदर कहीं के हमारे दूसरे शहरीकरण का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर जो तीसरा कथन कहता है भी जो व्यापार गिल्ड यानी व्यापार को जो जोड़ने से संबंधित जो हमारी जो तकनीक थी, वो भी कहीं गई इसी चरण के अंदर जो विकासशील हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर कला और शिल्प की गतिविधियां भी कहीं कहीं इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी जो सामाजिक क्षेत्र था, उसके अंदर काफ़ी जो नए नए वर्ग थे उनका भी उदय हुआ था, जैसे व्यवहारिक वर्ग जिसको सेठी कहा जाता था, जो गृहपति जिसको समृद्ध किसान होते थे उसको गृहपति नाम दिया जाता था, जो कर्मकार होते थे उसको मजदूरी करने वाले श्रमिक होते थे उसको कर्मकार नाम दिया जाता था। तो आपसे यह पूछा जा सकता है जो गृहपति होते थे वह क्या होते थे, तो वह क्या किस लिए होते थे, वह एक समृद्ध किसान होते थे इस काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके बारे में, हमें संख्या दर्शन के बारे में हमें बताना है। तो क्या कहता है, इसके अनुसार वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किसके थे, वास्तविक ज्ञान से संबंधित। संसार का सृजन और उसका जो विकास है वो ईश्वर की बजाय किससे, प्रकृति की देन है। इन्होंने ये कहा था जो संसार का जो विकास किया गया है या जो निर्माण किया गया है वो किसके है, ईश्वर की बजाय किसने किया है, विकास यानी जो हमारी प्रकृति है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला कहता है आरंभ में जो संख्या दर्शन भौतिकवादी था, क्या था, भौतिकवादी था आरंभ के अंदर। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन, इसका जो सही उत्तर पूछा गया हमसे, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो डी है, यानी इसके जो चारों के चारों कथन हमारे क्या हैं, जैसे सॉरी तीनों के तीनों कथन हमारे क्या हैं, सही है। तो हमारा जो संख्या दर्शन था लगभग हमारा जो 6 दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका उल्लेख हमारी जो भगवत गीता है उसके अंदर भी मिलता है। इसमें प्राचीन रूप से जो उपनिषद का भी उल्लेख, जो उपनिषद जो थे उनका भी उल्लेख मिलता है, और जो कपिल मुनि का जो इस दर्शन का महान संस्थापक के रूप में भी वर्णित करता है। संख्या एक विस्तृत और जो उसके बोलते हैं सीता मीमांसा यानी सत्ता के सिद्धांत और ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। तो क्या है इसके अंदर, यानी जो हमारी सीता मीमांसा और साथ ही साथ ज्ञान मीमांसा। ठीक है, और यह मानता है कि वह अपने पास जो संसार देखते हैं वह वास्तव में मौजूद है।
संख्या जो हमारा जो विचार है, वो जो संख्या दर्शन का जो विचार है, वो दो मूल कोटियों यानी जो पुरुष जो आध्यात्मिक सिद्धांत और प्रकृति यानी जो पदार्थ का सिद्धांत पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कई पुरुष हैं, वे सभी क्या है, शाश्वत या अपरिवर्तनीय या निष्कर्ष चेतन के दर्शक हैं। तो इन्होंने पुरुष को क्या दिया, प्रधानता दी है। साथ ही साथ इसने जो प्रकृति का जो शाश्वत को कहेंगे अपरिवर्तन तौर पर देखा है, लेकिन इसने सक्रिय चेतन भी कहा है। तो इसका अर्थ ये होता है, इसने कहा भी जो कहेंगे जो प्रकृति है वही क्या करती है, यानी कि हमारी जो इसका क्या करती है, निर्माण करती है। हमारी जो संसार का उसका निर्माण करने वाली कौन है, प्रकृति है। ठीक, तो इसका जो कहीं न कहीं हमारी जो तर्क संगत और जो हमारी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। और साथ पुरुष तथा और आत्मा में उनकी व्यवस्था तत्व के रूप में भी प्रस्तुत करता है। ठीक, तो ये कहीं के जो हमारा जो ये जो संसार का जो सृजन है, इसका श्रेय वह इन दोनों को देता है, पुरुष और आत्मा दोनों को। ठीक है, और हमारा जो संख्या दर्शन है उसकी शुरुआत जो स्टार्टिंग में क्या होती थी, भौतिकवाद में हुई थी, बाद में उसने आध्यात्मिकवाद को अपना लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है ऋग्वेद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है जो पशुपालन प्रमुखतः व्यावसायिक गतिविधि थी, किसमें, ऋग काल के अंदर। अगला कहता है हमारा इस काल के दौरान जो यजुर्वेद साहित्य का संकलन किया गया था, कौन सी, हमारी जो यजुर्वेद थी उस साहित्य का। अगला कहता है इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन से, इंद्र थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया था, इंद्र को माना गया था। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका हमारा जो पहला और जो तीसरा कथन वो सही है, जबकि इसका जो दूसरा कथन है यजुर्वेद वाला, ये हमारा जो उत्तर वैदिक काल आता है उसके अंदर ये बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1 और 3, तो राइट आंसर है ए हमारा राइट आंसर है। तो हमारा जो ऋग्वेद का जो समाज था वह लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हमने मानता है, जो कहीं के पशु पालन पर आधारित था, जहाँ पर जो गाय उनकी क्या होती थी, प्रमुख फसल होती थी। क्या करते, उन्हीं को चरा करके कहीं के क्या करते थे, उन पर निर्भर रहते थे। और वो जो समाज था कहीं कहीं हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो चरवार प्रकार का समाज था। ठीक है, इस काल के अंदर क्या हुआ था, अभी के दौरान जो कृषि की बजाय हमने पशुपालन को अधिक बल दिया था। और जो उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन निर्माण का जो मुख्य कार्य क्या था, कृषि था, उसका उत्तर वैदिक काल का जो कार्य था। और उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथों में 6 और 8 बार, यहाँ तक कि 24 बार जो बैलों द्वारा जोते जाने वाली जो भूमि थी उनका भी जिक्र हुआ है। यानी ऐसे हलों का उपयोग करते थे जिसके अंदर 24 बैल लगाए जाते थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको, इंद्र को ही माना गया है। मगर बाद के जब काल आते हैं उसके अंदर जैसे भौतिकवादता बढ़ती जाती है, तो इंद्र का जो यानी जो महत्वपूर्ण स्थान है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और जो अन्य जो देवता होते हैं जिसमें विष्णु है, ब्रह्मा है, जो शिव है, इन त्रिमूर्तियों का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इंद्र को कहीं न कहीं फिर वो प्रकृति की पूजा करते थे, तो इस प्रकार से इंद्र का जो स्थान है वो धीरे धीरे नीचे आता जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे जो इंद्र के बाद में जिसका जो हमारे जो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो इंद्र का जो हमें जानकारी मिलती है वो लगभग इसके 250 सूतक के आसपास मिलती है। ठीक है, इंद्र के बाद जो जिसका स्थान था वो था हमारे अग्नि थे। ठीक है, जो अग्नि देवता थे उनका स्थान था, जिसका ऋग्वेद के अंदर लगभग 200 बार इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद के समय में 2 अन्य सहायता थी, कौन, यथार्थ युद्ध सहायता और अथर्ववेद सहायता की रचना की गई थी, किसके बाद, ऋग्वेद के बाद की गई थी। ठीक, तो ये यजुर्वेद था वह न केवल जो हमारे जो श्लोक पर था, बल्कि उनके जो पाठ थे, अनुसंधान थे, साथ ही साथ समय के साथ सामाजिक व राजनीतिक प्रवेश को भी क्या करता, ये दर्शाता था, हमारा जो यजुर्वेद होता था। और जब इसके जो अथर्ववेद था, कि अथर्ववेद में कहीं के जो बुराइयां थी, बीमारियां थी, दूर करने के लिए हम कहीं के जो हमारी जो विषाक्त थी, जो गैर आय वाली जो कहीं के हमारी जो प्रथाएं थी उनको हमने प्रकाश डाला था। इस प्रकार की जो प्रथाएं, यानी हम कह सकते हैं जो जादू टोना वगैरह चीज़ें थी, वे हमारे अथर्ववेद से संबंधित थी, मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कहता है पाणिनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या उन्होंने अष्टधाई की रचना की, जिसमें संस्कृति व्याकरण की एक महान कृति माना जाता है, किसको, अष्टधाई को। ठीक है, अगला कहता है उनकी साहित्यिक रचना कौन सी, वहामीर और आर्यभट्ट जैसे उनके पूर्ववर्तियों से प्रभावित थी। तो ये किससे प्रभावित थी, उनकी जो पूर्व की रचना कौन से, वहामीर थे, और साथ ही साथ जो आर्यभट्ट थे उनसे प्रभावित थी। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो राइट आंसर होता है तो वो है ए। ठीक, तो यानी इसका जो पहला कथन है वो सही है, जबकि इसकी जो दूसरा कथन है वो हमारा गलत होता है। तो राइट आंसर है इसका ए। तो जो पाणिनि था वह लगभग 5वीं और 4वीं शताब्दी के ईस्वी पर रहने वाला एक कहीं का जो प्रसिद्ध व्यक्ति या व्याकरणकारी व्यक्ति था, उसने अष्टधाई की रचना की थी, जो कि सबसे प्रसिद्ध या प्रारंभिक तौर पर जीवन संस्कृति ग्रंथ भी माना जाता है।
यह अपने काल की अद्वितीय बौद्धिक उपलब्धियों को भी क्या करता है, प्राप्त करता है। और इसमें संस्कृति व्याकरण के नियम में लगभग 3,996 सूत्र, लगभग 4,000 के आसपास सूत्रों का क्या करेगा था, रीतिबद्ध किया गया था, जो व्याकरण के जो सूत्र थे। ठीक है, ये सूत्र जो कहीं के संक्षेप में जो व्याकरण थी उसके बारे में सारी जानकारी बताते थे, उसके पढ़ने के बारे में, ये सारी चीज़ें के बारे में, ये सारी चीज़ हमें ज्ञान उपलब्ध करवाते थे। साथ ही जो आर्यभट्ट था, जो कि 476 से लेकर लगभग 500 ईस्वी के आसपास था, और जो वहाँ मिर था वो हमारा 6ठी शताब्दी के आसपास था। कि जो कहीं के जो वो क्या थे, प्राचीन जो गणित से, जो आर्यभट्ट तो हमें पता है हमारे जो गणित से संबंधित थे, और जो वहाँ मिर थे वो क्या कहते, खगोलीय विज्ञान थे, कहीं के जो जोग्राफिकल टाइप के जो नॉलेज वो रखते थे। जबकि जो पाणिनि ने काफ़ी समय के काल में, यानी उनका जो बाद काल था पाणिनि का, वो उनके समय से काफ़ी बाद का काल था। ठीक है, वो लोग 5वीं और 4वीं शताब्दी से संबंधित था पाणिनि, मगर जबकि जो ये थे क्या थे, ये उनके काफ़ी बाद में आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि दूसरा हमारा गलत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भी पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जो पूरा पाषाण युग में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल था उसके अंदर मनुष्य कहीं न कहीं शिकार पर निर्भर था, किसी प्रकार के कृषि के बारे में नहीं जानता था, या जो जंगलों से जिस प्रकार के जो होते हैं उसी से था। क्या ये कथन सही है? अगला देखते हैं। इसी युग के दौरान मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना भी प्रारंभ कर लिया था। ठीक है, तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तो हमारा सही है, बाकी दूसरा हमारा कथन गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, तो भारतीय पूरा पाषाण युग था वह कहीं न कहीं जो हमारा जो पाषाण युग के प्रकार के तकनीकी से संबंधित था। जब क्या हुआ था, कहीं कहीं लोग जो यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के औजारों का इस्तेमाल करते थे। जो हमारे जो पाषाण काल था उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारा इसके अंदर जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, फिर हमारा मध्य पाषाण काल है, फिर हमारा उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया है। और जो इसके अंदर जो से अकाट थे, संग्रहण थे, ये सब हमारा जो अखेट करना, यानी जो कृषि से संबंधित तो हल्की फुल्की जो गतिविधियाँ थी, जो हमारे जो फल वगैरह लेके आना, या फिर जो खाद्य था उसका संग्रहण करना, ये इनके जीवन का क्या था, मुख्य लक्ष्य था। और साथ ही साथ इन्होंने किसी प्रकार की जो कृषि वगैरह थी इसमें कहीं कोई कार्य अपना शुरू नहीं किया गया था। ठीक है, और लगभग हमारे जब माना जाता है भी 9000 ईस्वी पूर्व जो पूरा जो हमारा जो पाषाण युग था का जो कि संस्कृति एक कहीं के एक मध्यवर्ती चरण के प्रारंभ हुआ था। इस जो मध्य युग के अंदर कहा जाता है भी जो मध्य पाषाण युग और पूरा पाषाण युग और जो नव पाषाण युग के मध्य का काल था। ठीक है, और मध्य पाषाण युग के जो लोग थे वह घाट जैसे मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण पर निर्भर करना, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया था, उन पर यानी पशु पालना शुरू किया था। यानी पूरा पाषाण में नहीं था, ये किसके अंदर था, मध्य पाषाण के अंदर कहीं कहीं इस प्रकार के जो पशुपालन जैसी क्रिया थी वह शुरू हुई थी। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी गुप्त काल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो गुप्त काल के जो शासक थे उनसे संबंधित। तो पहला कहता है जो समुद्रगुप्त अशोक, समुद्रगुप्त थे और अशोक की तरह ही क्या थे, जो इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज है वर्तमान में, शिलालेख में वर्णित शांति और गैर आक्रामकता की नीति की क्या किया था उन्होंने, यानी नीति पर भी विश्वास किया था समुद्रगुप्त ने। जो अशोक की नीति थी उसी का कहीं के क्या किया, पालन किया था। दूसरा कहता है भी चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिम भारत में जो क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कहीं के जो विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण करने वाला कहीं के जो पहला व्यक्ति था, कौन सा, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो राइट वो है डी, यानी इसके जो चारों के चार दोनों के दोनों कथन हमारे क्या हैं, गलत है। कैसे देखते हैं, तो जैसा कि हम देते हैं जो हमारा मौर्य साम्राज्य का जैसे विघटन हो गया था, तो उसके बाद में जैसे सातवाहन है, कुषाण है, कुछ अन्य शक्तियाँ क्या हो गई थी वहाँ पर आ गई थी। ठीक है, और धीरे धीरे जो हमारे जो सातवाहन का काल था वह दक्षिण के काफ़ी लंबे क्षेत्र तक क्या हो गया था, फैल गया था। उन्होंने दोनों क्षेत्रों को कहीं न कहीं हमारे जो रोम साम्राज्य था उसके साथ व्यापार के तहत भी और राजनीति एकता के तहत भी उनके लिए प्रगति प्रदान की थी। तो कुषाणों ने उत्तर के जो यानी उत्तर में भी समान भूमिका निभाई थी और इन दोनों साम्राज्यों को 3री शताब्दी के मध्य में अंत हुआ था। ठीक है, जबकि जो समुद्रगुप्त था हमारा, वो जो कि चंद्रगुप्त के कहने का पुत्र था या उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो उसने गुप्त साम्राज्य का क्या किया था, हमारा प्रसार किया था। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, भी काफ़ी विस्तार किया था। तो जबकि वह क्या था, जो अशोक की जो शांति प्रिय की जो नीति थी वह क्या करता था, उसके बिल्कुल उलट था, बिल्कुल विपरीत था।
ठीक है। वह क्या करता था, बिल्कुल जब जहाँ भी जाता था बहुत सारी हिंसा करता था। विजय, जब उसकी विजय होती थी तो उसका वह पूरा यानी आक्रामकता के साथ आनंद लेता था। तो ये समुद्रगुप्त था वह अशोक का जिस प्रकार का जो चरित्र था उससे क्या था, बिल्कुल उल्ट था। जबकि उसका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिशेख ने अपने आध्यात्मिकता में सैन्य पराक्रमों का भी उद्यत वर्णन किया। तो उसका जो दरबारी कवि था उसने भी उसके जो सैन्य पराक्रम थे उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। और यह अभिलेख कहीं कहीं हमारा जो इलाहाबाद है, वर्तमान का जो प्रयागराज, उसके स्तंभ में उत्कीर्ण है। और इस पर शांति प्रिय अशोक का शिलालेख है, यानी अशोक का यहाँ पर शिलालेख है, ठीक है। और जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था जो कि 380 से 412 के अंदर उसने अब शासन किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने सबसे कहेंगे वो क्या कह सकते हैं भी सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना प्रसार किया था। उसके जो वैवाहिक संबंध व विजय द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना उसकी क्या थी, नीति थी। और चंद्रगुप्त ने अपनी जो कन्या जो प्रभावती का विवाह वाक्याट का जो राजा था उसे करवा दिया था, जो कि एक ब्राह्मण जाति से संबंधित थी, ठीक है। वह मध्य भारत में शासन करता था। और जब राजा की मृत्यु हो गई तो कहीं न कहीं उसका जो नाबालिग पुत्र था उसको गद्दी पर बैठा दिया था। और धीरे धीरे क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस शासन को भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले लिया था, ठीक। और जो कहीं न कहीं जो पूरा पाषाण जो पूरा अभिलेख थे हमारे जो उसके अंदर हमें जो अतिशयोक्ति के अंदर जिक्र मिलता है भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह उपाधि उन्होंने पहली बार 58 से 57 ईस्वी में जो उज्जैन के शासक जो पश्चिम भारत के शक शासक से संबंधित थे उन पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी तब उन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि थी धारण की थी, ठीक है। कब, लगभग 58 से 57 थे। जो हम शक संवत जिसको बोलते हैं जो कि 58 और 57 का जिसके अंदर अंतर आता है तो वो भी क्या है, यही चीज़ है, वो कोई अन्य चीज़ नहीं है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो है डी हमारा, यानी इसके दोनों के दोनों कथन हमारे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो हमारे अग्रहार शब्द को संदर्भित करता है, जो अग्रहार थे वह क्या चीज़ है। तो ये अग्रहार क्या होती है, जो हमारे जो ब्राह्मण थे उनको जो दी मानी जाने अनुदान यानी जो गिफ्ट में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको हम अग्रहार के नाम से जानते थे हमारे जो इतिहास के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ए, इसका राइट आंसर होता है। तो जो हमारा जो आरंभिक शताब्दी थी जिसमें भूमिदान के प्रमाण हमें मिलते हैं, इसमें कई प्रकार के हमें उल्लेख भी मिलते हैं, ठीक है। उसी में से एक हमारा जो अग्रहार है वो मिलता है जो कहीं के जो एक उपभाग के रूप में भी जाना जाता था, जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। सामान्यतः राजा द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि कर और उसे जो अन्य प्रकार के कर की वसूली के लिए यानी उसके वसूली नहीं की जाती थी। और इस प्रकार की भूमि को क्या कहते थे, अग्रहार के नाम से जानते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण थे वह कहीं के जो स्थानीय लोग थे उनसे कर भी वसूल कर सकते थे। तो इस प्रकार का भी उन्हें क्या था, अधिकार था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है जो सूफीवाद के संदर्भ में जो लिस्तनक युग जो हमारा कौन सा था, जो लिस्तनाक जो युद्ध था पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो एक तरफ तो हमारी है तज़किरा जो कि सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को एक लिखा गया पत्र होता था जिसका नाम था तज़किरा। उसके बाद में था मुक्तवाद जो कि संतों की जो कहीं की जो जीवनियाँ थी उसका विवरण करती थी। इसके बाद में हफ्ता कहते जो मुल्फुजात, ये क्या था, हमारे जो सूफी संत थे उनके बीच की जो बात थी उसको क्या कहते हैं, मुल्फुजात के नाम से जानते थे। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा इसका ए, सी हमारे यानी जो तीसरा है वो तो हमारा सही है। जबकि हमारे जो पहला और जो दूसरा है वो कहीं के हमारे क्रॉस कर दिए गए हैं। यानी जो मुक्तबात है वह सूफी संतों के अनुयायी थे उनके सहयोग से पत्र थे। और जो कहीं का जो तजरिया था वह किसी सूफी संतों के जीवन विवरण के बारे में लिखता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका सी, हमारा इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है, ठीक। और जो हमारी जो कहीं के जो मुल्फत जात थी वो क्या थी, हमारे जो शेख जो निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर भी आधारित एक संग्रहण है जिसका जो संलग्न हमारी जो प्रारंभिक जो फारसी कवि जिसको अमीन हसन सज्जी जो दहली थे द्वारा इनका किया गया था, ठीक। तो ये इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बताना है सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा शब्द ऐसा है जो सही नहीं है, ठीक। तो पहला कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शवों को गड्ढे में दफनाने का प्रचलन था, यानी प्रचलित थी ये वाली प्रथा। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है।
अगला कहता है भी सिंधु घाटी के जो लोग ने मेसोपोटामिया के साथ जो हमारे जो आपने जो व्यापारिक संबंध थे वो भी क्या किए थे, स्थापित किए। तो इसके भी हमें जिक्र मिलते हैं, क्योंकि जो जब मेसोपोटामिया की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पर जो भारतीय जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके कुछ मोहरें वहाँ पर प्राप्त हुई थी। ठीक। अगला कहता है सिंधु घाटी के जो लोग यानी बाट या माप के मापन प्रणाली का भी क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्या है, सिंधु घाटी के जो लोग थे वह सोने की धातु के बारे में अभिज्ञ थे, यानी सोने के धातु के बारे में जानते थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके बारे में सोने के धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि वह कांस्य वगैरह जो धातु थी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है भी जो चंपा थी, श्रावती और कौशाम्बी के नाम जाने वाले स्थान क्या में क्या समानता है। तो ये जो तीन थी, ये चारों चीज़ें थी क्या, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या थी, बुद्ध के काल में जो सामंत थे उनकी ये क्या थी, राजधानियाँ थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है डी। तो बुद्ध के काल में हम देखते हैं अभी हमारे 16 जो क्या थे बड़े महाराज्य में विद्यमान थे, जिनको महाजनपद के नाम से भी जानते थे। इसमें जो ज़्यादातर जो महान जो हमारे जो महाजनपद थे वो कहाँ पर, हमारा जो कहीं न कहीं जो विंध्य पर्वत श्रृंखला उसके आसपास रहा करते थे, और साथ ही साथ जो पश्चिम के अंदर जो बिहार का क्षेत्र है उसके आसपास। जो अंग जनपद में बिहार के जो भागलपुर और जो मुंगेर जिले भी इसके अंदर शामिल थे। यह मध्य भाग में पूर्व तथा राजमहल पहाड़ियों पश्चिम में भी ये स्थित थे। उनकी राजधानी क्या थी, अंग थी, जिनकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। जो अंग थे उनकी राजधानी कौन सी थी, चंपा थी। तो चंपा किसकी राजधानी थी, जो अंग थे, अंग की राजधानी कौन सी थी, जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी, चंपा थी। ठीक है। उसके बाद में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर मध्य भाग के अंदर जो मगध ने भी हड़प लिया था, और कौशल जनपद के पूर्वी उत्तर प्रदेश जो श्रावती राजधानी थी। तो किसकी थी है, हमारा जो कौशल था उसकी राजधानी कौन सी थी, श्रावती थी। जो हमारा कौन सा था, कौशल था। ठीक है, यानी कौशल थी, उसकी राजधानी कौन सी थी, हमारी श्रावती थी। ठीक। इसके बाद में हमारी जो पश्चिम यमुना नदी थी उसके आसपास का जो क्षेत्र था, जिसको वत्स्य जनपद के नाम से जानते थे, उनकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी, कौशाम्बी राजधानी थी। और जो कहेंगे वत्स्य करु वंश के संस्थापक थे, जो हस्तिनापुर को छोड़कर इलाहाबाद का जो क्षेत्र था उसके आसपास रहा करते थे। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डी। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं वीडियो की लेंथ चाहे बड़ी हो जाए मगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।